हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं क्या, क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तरंग प्रकाशिकी का सारे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग सबसे पहले वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है क्या, तरंगाग्र। क्या है तरंगाग्र, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, तरंगाग्र। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, वो क्या होता है कि इसमें पूछेगा कि जैसे तरंगाग्र किसे कहते हैं और तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं तरंगाग्र। देखिए तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र आप इसके शब्द से ही समझ सकते हैं, इसके नाम से समझ सकते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है। ठीक, तरंग आग्र। ठीक है, तरंग आग्र, ठीक मतलब तरंग के आगे का भाग। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तरंगाग्र का मतलब क्या हुआ कि तरंग के आगे की जो ज्यामितीय संरचना होती है वही क्या होती है, तरंगाग्र होता है। ठीक, वही क्या होता है, तरंगाग्र होता है। किसी तरंग के आगे की जो ज्यामितीय संरचना होती है वही आपका क्या होता है, तरंगाग्र होता है। ठीक, अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं याद आ रहा तो आप अगर इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगर हम लोग एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर कि जब किसी तरंग स्रोत से, यहां पर क्या कहा गया है, जब किसी तरंग स्रोत से, जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, क्या होता है, तरंगे निकलती हैं। मान लीजिए कोई क्या है, किसी भी माध्यम में कोई एक तरंग स्रोत है, ठीक है, जहां से क्या तरंग निकल रही है। ठीक, क्या निकल रही है, तरंग निकल रही है। तो स्रोत के चारों ओर, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण, भाई अगर कोई भी माध्यम है तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे माध्यम के क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। जैसे वायुमंडल है, ये भी क्या है आपका एक माध्यम है, वायु क्या है, एक माध्यम है, इसमें क्या बहुत सारे धूल के कण वगैरह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं, मतलब कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि माध्यम में वह पृष्ठ, अब देखिए इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए अब हम बताते हैं क्या तरंगाग्र की परिभाषा क्या होती है, कि माध्यम में वह पृष्ठ, किसी भी माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण, जो मान लीजिए क्या है, कोई माध्यम है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, माध्यम के कण उपस्थित होते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की क्या हो, समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग इसको समझिए, माध्यम में, किसी भी माध्यम में क्या, एक ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की क्या हो, समान कला में हो। किसी भी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के कण क्या हो, कंपन की क्या हो, समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ इतना। आई होप आप लोगों को तरंगाग्र की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग इसके टाइप समझते हैं, कितने प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए कि जो तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला टाइप है वो क्या है, गोलीय तरंगाग्र। अब देखिए गोलीय तरंगाग्र कैसे बनता है, यदि तरंग स्रोत, यदि तरंग स्रोत जहां से क्या, जहां से तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, अगर जो तरंग उत्पन्न करने वाला जो स्रोत है वो क्या हो, बिंदुवत हो, मतलब गोलीय हो, हम गोलीय कहें या तो बिंदुवत कहें। ठीक है, तो इस प्रकार से बना तरंगाग्र क्या होगा, गोलीय तरंगाग्र होता है। ठीक, क्या होता है, अगर क्या हो, तरंग स्रोत क्या हो, बिंदुवत हो या फिर गोलीय हो, तो ठीक इस प्रकार से जो तरंगाग्र बनेगा, ठीक उस स्रोत के माध्यम से जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ये एक तरंग स्रोत है, क्या है, एक तरंग स्रोत है। ठीक है, एक तरंग स्रोत है और यहाँ से क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से तरंगे चली। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अब मान लीजिए कोई भी तरंग स्रोत है, अगर ये बिंदु आकार का है तो इससे जो जो तरंगे निकलेंगी वो क्या होंगी, कुछ इस टाइप से होंगी। ठीक है, और जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, गोलीय होगा। क्या हो जाएगा, गोलीय हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम गोलीय तरंगाग्र बनाते हैं, कोई दिक्कत इतने में। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका
गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें बेलनाकार तरंगाग्र की, क्या बेलनाकार तरंगाग्र की, तो वो क्या होता है, यदि तरंग स्रोत क्या हो, रेखीय हो। रेखीय का मतलब क्या हो, एक सीधी रेखा में हो। अगर तरंग स्रोत क्या हो, अभी यहाँ पर क्या था, बिंदु आकार का था, गोलीय था। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो तरंग स्रोत है, जहाँ से तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, वो क्या हो, रेखीय हो। तो इस प्रकार से जो तरंगाग्र बनता है वो क्या होगा, बेलनाकार तरंगाग्र होगा। क्या हो जाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में। अब देखिए बेलनाकार तरंगाग्र कैसे बनता है ये समझिए आप लोग। ठीक, देखिए यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी है, मैं यहीं पे बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए, अब सबसे पहले समझिए आप लोग रेखीय तरंग स्रोत होता क्या क्या है। जैसे आपने ट्यूबलाइट वगैरह देखी होंगी, ठीक है, ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, तो कुछ इस टाइप से होती है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब ये क्या है, एक रेखीय तरंग स्रोत है। ठीक है, जहाँ से क्या हो रही है, तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तरंगाग्र की स्थिति की, तो क्या हो जाएगा भाई, बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। किस प्रकार से, बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। यहाँ पर देखिए, ठीक, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बेलनाकार बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर से के जो आपकी तरंगे निकलेंगी कुछ इस टाइप से निकलेंगी। ठीक है, ठीक, यहाँ पर कुछ इस टाइप से। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, ये जो स्थिति बनेगी आपकी क्या हो जाएगी, बेलनाकार तरंगाग्र की हो जाएगी। ठीक है, कब होगी, अब बेलनाकार तरंगाग्र कब बनता है, जब क्या हो, जो तरंग स्रोत है वो आपका क्या हो, रेखीय हो। और गोलीय कब बनता है, जब आपका तरंग स्रोत गोलीय हो या फिर बिंदु आकार का हो। अब बात करते हैं क्या, हम समतल तरंगाग्र की बात करते हैं, क्या, समतल तरंगाग्र की। तो देखिए समतल तरंगाग्र क्या है कि यदि तरंग स्रोत क्या हो, अत्यधिक दूरी पर हो, तो इस प्रकार से जो बना तरंगाग्र होता है वो क्या होता है, समतल तरंगाग्र होता है। अब कैसे, मान लीजिए कुछ इस टाइप से कि जहां पर मैं ऊपर का इसका इरेज कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब समझिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ये यहाँ पर क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से, यहाँ से तरंगे चलेंगी। ठीक, कुछ इस प्रकार से यहाँ से तरंगे चलेंगी। ठीक, तो तरंगाग्र मान लीजिए आपका इस टाइप से बना एक। ठीक है, अब यहाँ से क्या होंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर यही जो आपका जो प्रकाश स्रोत है, क्या है, जो प्रकाश स्रोत है बहुत दूर पर रखो, कुछ इस टाइप से, देखिए कुछ इस टाइप से हो, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो आपका ये तल है, ये जो तल है, तरंगाग्र की स्थिति है, क्या एक समतल नजर में आने लगेगी। क्या हो जाएगी, एक समतल नजर में आने लगेगी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक समतल नजर में आने लगेगी। अगर तो यही जो आपका तरंगाग्र है ये क्या हो जाएगा, समतल तरंगाग्र हो जाए। जैसे मान लीजिए आप क्या है, पृथ्वी तो क्या है आपकी एक्चुअल में गोल होती है। ठीक है, लेकिन हमको दिखती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज में होती है। क्या होती है, बहुत बड़े साइज में होती है। तो हमको क्या है, चपटी दिखाई देती है, इसकी एक सतह दिखाई देती है जो कि एक क्या है, समतल है। ठीक है, बट सेम कंडीशन यहाँ पर इस तरंगाग्र के कॉन्सेप्ट में फॉलो हो रही है। कैसे, अगर मान लीजिए जो आपका तरंग स्रोत बहुत दूर है, तो जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, समतल नजर में आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समतल नजर में आएगा। ठीक, तो अब इसका फिगर आपको कैसे बनाना है वो देखिए। देखिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से क्या हुई, तरंगे चली। ठीक, और यहाँ से इस प्रकार से
निकल जाएंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो स्थिति आपको दिख रही है क्या, समतल तरंगाग्र की स्थिति दिख रही है, किसकी, समतल तरंगाग्र, ठीक। तो यहां से ये तीनों इसके टाइप खत्म होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को तीनों टाइप इसके समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि तरंगाग्र क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। तो देखिए, हाइगेंस की जो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत थे वो क्या, 3 सिद्धांत थे और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनका पहला सिद्धांत क्या था, ठीक है। देखिए, माध्यम में वह पृष्ठ, आप अभी मैंने आपको पढ़ाया तरंगाग्र क्या होता है, ठीक है। तरंगाग्र की आपको क्या करना है, पहले नियम में इनके डेफिनेशन को लिख देना, ठीक। कैसे लिखना है, देखिए, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो, क्या हो, समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। कोई दिक्कत, ये क्या था इनका पहला नियम था, ठीक। पहला सिद्धांत क्या था, जो मैंने आपको तरंगाग्र की डेफिनेशन बताई आपको उसी को यहाँ पर पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, तरंगाग्र पर स्थित, जो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण क्या होता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। क्या करता है, नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जहां से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। क्या करती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। अब कैसे, देखिए जरा सा, यहां पर मान लीजिए क्या है, एक प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत एस है, क्या है, प्रकाश स्रोत एस है। यहां से क्या हुई, तरंगे चली, क्या हुई, तरंगे चली इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए इसका कहने क्या मतलब है कि ये जो तरंगाग्र आपका बना, क्या तरंगाग्र आपका बना, तो इसमें जितने भी इसके कण हैं वो क्या करते हैं, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जहां से क्या चलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। क्या करती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। कोई दिक्कत, ये तरंगाग्र का प्रत्येक जो कण है, प्रत्येक बिंदु है, वो क्या करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जहां पर हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार क्या होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं, सेकेंडरी वेवलेट चलती हैं। कोई दिक्कत, ये था इनका क्या, दूसरा जो आपका नियम था, ये क्या था, यही था, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया है, ये तरंगिकाएं माध्यम में प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से आगे की ओर बढ़ती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं भी उन्हीं की चाल से क्या होती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए इनका जो तीसरा नियम क्या था, कि इसमें इस सिद्धांत में कहा गया है कि यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए क्या किया जाए, एक पृष्ठ खींचा जाए, तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाता है। अब देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको ये सिद्धांत भी, ठीक है। तीसरा नियम इनका क्या था, बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला, ठीक। तो देखिए अगर मान लीजिए आप लोग जो ये तरंगिकाएं चल रही हैं, तरंगिकाओं की चाल क्या है, आप लोग v मान लीजिए। और अब देखिए ये क्या है, अगर तरंगिकाओं की चाल हमने मान लिया क्या, v, क्या मान लिया, v मान लिया, या फिर हम मान लेते हैं प्रकाश की चाल क्या होती है आपकी, c होती है, क्या होती है, c मान लिया, ठीक। कोई दिक्कत इतने में। तो यहां से जो द्वितीयक तरंगिका चलेगी क्या होगी, जो द्वितीयक तरंगिका चलेगी, ठीक है, ठीक इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ से बात करें यहाँ तक t समय में, जो t समय में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, अगर हम इसकी दूरी निकालें, कितनी दूरी चल लेगी, c इंटू टी, क्या हो जाएगी, c इंटू टी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी, c इंटू टी हो जाएगी। कोई दिक्कत, अगर हम इस c इंटू टी रेडियस के क्या, एक द्वितीयक तरंगिका चलेगी, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर दें, इस स्थिति को क्या कर दें, पूर्ण कर दें, ठीक। इस प्रकार से हम क्या कर देते, पूर्ण कर देते। अब यही कंडीशन सब सारे पॉइंट पे बनेगी, ठीक है, c इंटू टी। क्योंकि देखिए अगर हम इसके, आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश की चाल c है और t समय बाद ये कितनी दूरी तय करेगी, c इंटू टी ही तो दूरी तय करेगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसकी त्रिज्या क्या हो गई, c इंटू टी हो गई, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ से भी वही कंडीशन बनने वाली है, ठीक, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से यहाँ भी बनेगी, ठीक है, और यहाँ भी वही कंडीशन बनेगी आपकी, ठीक, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है,
इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा ये तरंगाग्र। अब इसमें क्या कहा गया है, इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए क्या करें भाई, अगर हम एक पृष्ठ खींचे क्या करें। अब देखिए यहाँ से इनका क्या हुआ, ये सभी गोलों का क्या हुआ, ये सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर हो गया। कुछ इस प्रकार से आप लोग इनको चाहें तो मिला सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप ए बी नाम दे दीजिए, इसको क्या कर दीजिए ए डैश बी डैश आप लोग नाम दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इन द्वितीयक तरंगिकाओं को क्या करना है, मिलाना है भाई, क्या करना है, मिलाना है। इस प्रकार से ऐसे मिला देना, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए ए डबल डैश बी डबल डैश। कोई दिक्कत, क्या कहा गया है कि अगर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं तो क्या होती है, यह उस तरंगाग्र की नई स्थितियों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुई, एक तरंगाग्र की नई स्थिति बन गई, ठीक। अगर मान लीजिए ये जो प्रकाश स्रोत है आपका क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए, क्या हो जाए, दूर हो जाए, कुछ इस टाइप से, ठीक है। क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए, तो आपका जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये किस स्थिति को दर्शा रहा है, ये क्या है, एक समतल तरंगाग्र की क्या है, स्थिति है। ये क्या है, एक समतल तरंगाग्र की स्थिति है। चाहे तो आप इसको क्या C1 नाम दे सकते हैं, ये C2 हो सकता है, ये C3 कह सकते हैं, ये C4 कह सकते हैं, या C5 कह सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये क्या हुआ, एक समतल तरंगाग्र की स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आई होप आप लोगों के तीनों नियम हाइगेंस के जितने भी सिद्धांत हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्या प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, और फिर इसके समझते हैं कि इसकी शर्तें क्या होती हैं, ठीक है, और इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, कि इसमें क्या कहा गया है कि जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की क्या दो तरंगे, मान लीजिए कोई दो तरंगे हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। जब समान आवृत्ति और समान लगभग समान, जिनका क्या हो आवृत्ति समान हो और उनके क्या हो आयाम समान हो, तो ठीक इस प्रकार की दो तरंगे माध्यम में क्या होती, एक ही दिशा में जब क्या करती हैं, चलती हैं, माध्यम में किसी भी माध्यम में क्या करती हैं, एक ही दिशा की ओर चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण, अध्यारोपण क्या होता है भाई, आपस में मिलना, ठीक है। अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम में अलग अलग बिंदुओं पर, मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक, परिणामी तीव्रता, जो उनकी परिणामी तीव्रता होगी, क्या परिणामी तीव्रता होगी, उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, ठीक, क्या भिन्न होती है, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या कहा गया है कि जब दो तरंगे ऐसी हों जिनकी आवृत्ति और क्या हो आयाम समान हो, क्या हो आवृत्ति समान हो और उनके आयाम समान हो, ठीक है, और वो क्या करें एक ही दिशा में गमन करें, तो इस प्रकार से जब क्या होंगी, वो जो तरंगे हैं एक दूसरे पर क्या हो जाएंगी, अध्यारोपित होंगी, ठीक। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, जो माध्यम में अलग अलग बिंदुओं, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उनकी क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता हो जाएगी, उन दोनों तरंगों की क्या हो जाएगी, उस माध्यम में अलग अलग पॉइंट पर क्या जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, उन तरंगों के अलग अलग, जब मान लीजिए वो क्या दो तरंगे हैं, ठीक, अगर वो आपस में जो उनकी परिणामी तीव्रता होगी उस माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वो क्या हो जाएगी, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि भाई यहाँ पर क्या दोनों तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होगी, और यहाँ पर क्या बात की गई है कि उन तरंगों की क्या अलग अलग तीव्रताओं की बात की गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं का योग है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, फलस्वरूप माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दोनों तरंगों की क्या परिणामी तीव्रता की बात की गई, ठीक। क्लियर हुआ, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जो व्यतिकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। अब देखिए समपोषी व्यतिकरण का क्या मतलब है कि जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, जिन बिंदुओं पर क्या होती है परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, तो वहां पर क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है। इसके लिए जो कलांतर होता है वो क्या होता है, 2n पाई होता है। कलांतर क्या होता है, 2n पाई, जो फाई की वैल्यू होती है,
फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई होती है। ठीक है, क्या होती है 2n पाई, किसके लिए समपोषी व्यतिकरण के लिए। और अगर हम बात करें इनकी जगह आप लोग क्या रख सकते, यहाँ पर जो फाई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी, 4 पाई हो जाएगी एंड 6 पाई हो जाएगी। ठीक है, डॉट डॉट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर जो कलांतर होगा इनके मध्य का वो क्या हो जाएगा, फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। पाई का क्या होगा समगुणक होगा, क्या हो जाएगा समगुणक होगा। मतलब देखिए यहाँ पर 2 है 4 है 6 है, ये क्या एक सम संख्याएं होती हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर हम विनाशी व्यतिकरण की बात करें, दूसरा क्या होता है अपना विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है कि व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर क्या परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर क्या होता है विनाशी व्यतिकरण होता है। और अगर हम यहाँ पर कलांतर की बात करें, जो फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी पाई की विषम गुणक होगी। मतलब कि क्या हो जाएगी यहाँ पर जो होगा यहाँ पर हो सकता है क्या, यहाँ पर पाई हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन हुई और ये क्या हुई समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन हो गई। कोई दिक्कत इतने में। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसकी शर्तें समझते हैं। ठीक, क्या व्यतिकरण की शर्तें क्या क्या होती हैं वो देखिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट में क्या कहा गया है कि दोनों तरंगे, जो तरंगे हैं यहाँ पर क्या कहा गया भाई, जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो तरंगे, तो यहाँ पर बात की गई दो तरंगों की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां समान होनी चाहिए। ठीक, जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए दोनों तरंगों की समान होनी चाहिए। उसके बाद कहा गया है दोनों तरंगों के जो आयाम हों वो क्या हो जाए समान होना चाहिए। भाई आयाम भी समान होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि दोनों तरंगे हैं वो क्या होनी चाहिए भाई कला समृद्ध होनी चाहिए। कला समृद्ध का मतलब क्या होगा कि जो उनके मध्य का क्या है, उन तरंगों के मध्य का कलांतर है वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। कला समृद्ध का क्या मतलब है कि जो कलांतर है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो चेंज ना हो। ठीक, तो वो दोनों जो तरंगे हैं वो क्या होनी चाहिए कला समृद्ध होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए जो अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन, जो भाई वो तरंगे क्या करेंगी माध्यम में गमन करेंगी तो वहां पर क्या होगा विस्थापन उत्पन्न होगा। तो क्या हो जाएगा भाई कि दोनों तरंगों द्वारा जो विस्थापन उत्पन्न हो वो क्या हो एक सरल रेखा में होना चाहिए, एक सीधी रेखा में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पांचवा जो हमारा और आखिरी पॉइंट है वो क्या है कि दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। क्या कहा गया है कि जो मान लीजिए जो तरंगे हैं, अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकाश स्रोत, भाई प्रकाश स्रोत से क्या होगा तरंगे उत्पन्न होंगी। ठीक, तो तरंगों के बीच की भी दूरी क्या होनी चाहिए न्यूनतम होनी चाहिए। कोई दिक्कत। तो यहाँ से ये 5 पॉइंट इसके क्या थे शर्तों के थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्या प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि तीक्ष्ण धार वाले किनारों से, क्या तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना या अवरोधक द्वारा बनी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक, अब कैसे इसको देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है कि तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना। तीक्ष्ण धार मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कांच होता है उसका जो किनारा होता है टूट जाता है तो उसको जो निकीला पार्ट होता है वही क्या होता है एक तीक्ष्ण धार का काम करता है। ठीक है, जैसे चाकू की धार जो होती है। ठीक, तो इस प्रकार जब उसमें आप लाइट मारेंगे तो प्रकाश क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या है जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ पर क्या है एक अवरोधक बना दिया जाए और उसके बीच में क्या हो छिद्र हो। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रकाश निकल कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से जो प्रकाश पास होगा वो क्या हो जाएगा आंशिक रूप से क्या हो जाएगा मुड़ जाएगा, या तो फैल जाएगा या तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा
जो उसका जो प्रकाश है वो सिमट जाएगा या तो फिर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पर्दा लगाएं तो जैसे जैसे अगर हम इस प्रकाश स्रोत की जो एस है, अगर हम इसकी डिस्टेंस को इस स्लिट के डिस्टेंस से कम या ज़्यादा करें तो क्या होगा कि जो इसका जो इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जो यहाँ पर इसकी लाइट जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा दिखेगी। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक, आपको लिखना कैसे है कि तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना या फिर अवरोधक द्वारा बनी ज्यामितीय छाया में, ठीक, ये क्या है आपका एक प्रकार का अवरोधक का काम करता है, और ये क्या हुआ आपका पर्दा हुआ, और ये क्या हुआ, एक प्रकाश सोर्स हुआ। ठीक, ठीक है, तो क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, विचलित हो जाता है। विचलन की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए जो विवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, फ्रेनेल विवर्तन, और दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, फ्रेनेल विवर्तन की, तो क्या होगा, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तक पृष्ठ से क्या हूँ, विवर्तक पृष्ठ से सीमित दूरी पर हो, क्या हो, सीमित दूरी पर हो, और इसमें किसी भी प्रकार के लेंस का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है, ना किया गया हो, तो इस प्रकार के विवर्तन को हम लोग बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन बोलते हैं। ठीक, कैसे, अब यहाँ आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये क्या है, प्रकाश स्रोत ऐसा, ठीक है, क्या है, प्रकाश स्रोत ऐसा। ठीक, और यहाँ से क्या हुई, और यहाँ पर एक मान लीजिए क्या लगी है, यहाँ पर एक स्लिट लगी है। ठीक है, यहाँ पर एक अवरोधक पट्टी लगी है। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश इस टाइप से चला। ठीक है, इस टाइप से क्या हुआ, प्रकाश चला, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखिए इस टाइप से क्या हुई, लाइट आगे बढ़ी। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लगा एक प्रकार का पर्दा। ठीक है, अब यहाँ से लाइट सीधे इसी प्रकार से ऐसे जाएगी और इस पर्दे में क्या हो जाएगी, इसकी जो ज्यामितीय छाया बन जाएगी। ठीक है, जो इतना भाग इसका है वो क्या होगा, प्रदीप्त होगा, और बाकी का भाग क्या हो जाएगा, इस अवरोधक के द्वारा ढक लिया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अदीप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जरा देखिए कि ये सोर्स तो कितना छोटा था, बाकी इसका जो प्रदीप्त क्षेत्र है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो यही क्या है, आपका विवर्तन होता है। ठीक, इस प्रकार के ना देखिए, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रकाश स्रोत हुआ आपका, और ये क्या हुआ, अवरोधक पट्टी हुई। ठीक है, अवरोधक पट्टी आप लोग या तो कह लीजिए, या तो क्या कह लीजिए, विवर्तक पृष्ठ कह लीजिए। क्या, विवर्तक पृष्ठ, विवर्तक पृष्ठ, और ये क्या हुआ आपका, पर्दा हुआ। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका प्रकाश स्रोत है और ये पर्दा, ये क्या है, विवर्तक पृष्ठ से क्या है, एक सीमित दूरी पर है। क्या है, एक सीमित दूरी पर है। ठीक है, क्या है, सीमित दूरी पर है। ठीक, और इसमें ना तो किसी प्रकार का हमने कोई लेंस का यूज किया है। ठीक, तो इस प्रकार का जो विवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रेनेल विवर्तन होगा। ठीक, अब देखते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है। ठीक, देखिए जब प्रकाश स्रोत और पर्दे में से कोई एक, जब प्रकाश स्रोत, इस प्रकाश स्रोत और इस पर्दे में से क्या हो, कोई एक विवर्तक पृष्ठ से अनंत दूरी पर हो, विवर्तक पृष्ठ से क्या हो, अनंत दूरी पर हो, और एक या एक से अधिक लेंसों, मतलब दो लेंसों का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, का प्रयोग किया जाए, तो इस प्रकार के विवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। ठीक, कैसे, वो यहाँ पर आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है, या तो पर्दा को अनंत में रखिए आप, या तो प्रकाश स्रोत को अनंत में रखिए। तो भाई हम प्रकाश स्रोत को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अनंत में रख लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ मान लिया जो लाइट आ रही हो, क्या प्रकाश स्रोत कोई अनंत में रखा है और वहां से क्या हो रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए एक लगी स्लिट। ठीक है, विवर्तक पृष्ठ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुई, लाइट पास हुई। ठीक, लाइट ऐसे पास हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने भाई कर दिया किसका, लेंस का प्रयोग। एक हमने क्या लगा दिया, उत्तल लेंस हमने लगा दिया। ठीक, अब क्या हुआ, जो ये लाइट की किरणें यहाँ तक तो गई, और यहाँ से टकरा करके क्या हो गई, यहाँ पर मिल गई। ठीक है, यहाँ पर मिल गई। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका,
ये हो गया पर्दा, क्या हुआ, पर्दा, लेंस, ये हुई आपकी विवर्तक पृष्ठ, विवर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये हुई आपकी विवर्तक पृष्ठ। यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत कहाँ रखा है, एस जो है वो इन्फिनाइट में रखा है, अनंत दूरी पर रखा है, ठीक। तो इस प्रकार के जो विवर्तन को हम लोग बोलेंगे क्या, फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई डाउट आपको इतने में? चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, एग्जाम में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है। चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं, ठीक। अब हम लोग समझते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ठीक है। देखिए सबसे पहला अंतर क्या है कि व्यतिकरण दो कला समृद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। जो व्यतिकरण होता है वो क्या होता है, दो कला समृद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम विवर्तन की बात करें तो विवर्तन एक ही तरंगाग्र के, विवर्तन क्या होता है, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था तरंगाग्र में क्या होता है, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु क्या एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जहां से क्या द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, ठीक है। ये हुआ इसका पहला पॉइंट, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है कि व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की या भिन्न भिन्न हो सकती हैं, ठीक। जो व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं वो एक ही, या तो उनकी चौड़ाई एक हो सकती है या तो फिर भिन्न भिन्न हो सकती है। अब यहाँ पर विवर्तन क्या कहा गया, विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती। मतलब ये जो होती हैं विवर्तन फ्रिंजें, ये इनकी जो चौड़ाई होती है क्या होती है, असमान होती है, ठीक, समान नहीं होती कभी भी। अब तीसरा पॉइंट कहा गया है कि व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है, ठीक है। किसमें, जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं उनकी तीव्रता क्या होती है, व्यतिकरण की घटना में क्या होती है, समान होती है। और यहीं पर अगर हम बात करें विवर्तन में, तो विवर्तन प्रतिरूप में उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। क्या होती है, घटती जाती है, ठीक, क्या होती है, घटती जाती है। उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो क्या होती है, घटती जाती है, ठीक। अब यहीं पर अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अदीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है, अदीप्त फ्रिंजों की, व्यतिकरण की घटना में अदीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है या तो 0 हो सकती है या फिर क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। किसकी, अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, ठीक। और इसमें जो अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता वो क्या हो, कभी भी 0 नहीं हो सकती है, क्या, 0 कभी भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक से 4 पॉइंट थे व्यतिकरण और विवर्तन के अंतर के बारे में, ठीक। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करना। और इस वीडियो को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद और बाय बाय।